स्वागत और अभिनंदन। पाठ आज ये 5वां है। देखिए, हिंदी सीखने के लिए जब हम अन्य विधाओं में जाते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, संधि हो, या फिर शब्द ज्ञान हो, तो या फिर लिंग का बोध हो, इसमें जो है यदि इससे परिचित नहीं है, आधारभूत पाठ्यक्रम से परिचित नहीं है, यानी तत्सम तद्भव से परिचित नहीं है, तो फिर हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, गलत शब्द हो जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए आप, लज्जा शब्द, लज्जा शब्द कैसा शब्द है? लज्जा शब्द तत्सम है और संस्कृत का है, और ये स्त्रीलिंग है। ये कैसा है? स्त्रीलिंग है ना? स्त्रीलिंग शब्द है ये। इस तरह से आप देखेंगे, दया शब्द कैसा है? तत्सम है और स्त्रीलिंग का है। दया शब्द भी कैसा है? स्त्रीलिंग का है। लेकिन इसी की तरह यदि आप गुस्सा शब्द लेते हैं, गुस्सा शब्द, भाई लज्जा जो है ना, ये लज्जा जो है, दया जो है, ये मानवीय भाव है, मानवीय विकृति है, हमारे आवेग हैं, आवेश है। तो गुस्सा भी हमारा आवेश है, मनोवेग है, मन का भाव है। तो गुस्सा को भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो क्या आप इसे स्त्रीलिंग करेंगे? स्त्रीलिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये गुस्सा शब्द स्त्रीलिंग। गुस्सा शब्द कैसा है? गुस्सा शब्द पुल्लिंग है। ये देखो, ये तो बहुत विचित्र बात हो गई। गुस्सा शब्द जो है ये पुल्लिंग है। तो गुस्सा पुल्लिंग है ना, और स्त्रीलिंग नहीं है। जबकि लज्जा और दया जो स्त्रीलिंग है, इसके पीछे जो कहानी है वो कहानी है। देखिए, भाषा केवल जाननी नहीं है, भाषा के पीछे क्या कारण है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर किसी खास तरह का है, तो उसके पीछे जो रहस्य है वो है तत्सम तद्भव, देशी विदेशी का रहस्य है। तो असल में जो गुस्सा शब्द है ना, ये गुस्सा शब्द आपका फारसी का है। किसका है ये? फारसी का है, विदेशी शब्द है ये। इसीलिए गुस्सा पुल्लिंग है और लज्जा और दया जो स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये तत्सम है इसलिए स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से ये विभेद हम कर पाते हैं जब हम तत्सम तद्भव जानते हैं। तो आप सबका तत्सम तद्भव और इससे संबद्ध जो बेसिक जानकारी, मैंने आधारभूत नाम दिया है, आधारभूत पाठ्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम इसको शुरू करते हैं। ये हमारी जो है ना हिंदी पाठ का, हमारे जो पाठ हैं वो एक दूसरे से संबद्ध हैं, और यदि आप क्रमशः चीज़ों को देख के चलेंगे तो बहुत सरलता से हिंदी भाषा में पारंगत हो सकेंगे आप। तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। देखिए, हिंदी जो है उसका विनिर्माण होता है तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और मिश्र। इन 5-6 तरह के शब्दों से हिंदी भाषा बनती है। तत्सम शब्द, जो यहाँ जो तत्सम शब्द है, यहाँ पे देखिए एक मूल शब्द है तद और अगला शब्द है सम। ये दोनों मिलते हैं तो संधि होके बन जाता है तत्सम। तो यहाँ जो तत् है, तत् का अर्थ होता है संस्कृत भाषा, संस्कृत, और सम का अर्थ होता है समान। तो संस्कृत के समान जो शब्द हैं उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे देखिए, मैं इसकी पूरी सूची लूंगा। और अर्ध तत्सम कैसा है? तो जैसे हमने लिया कृष्ण शब्द लिया है, देखिए कृष्ण, ये कृष्ण शब्द कैसा है? कृष्ण शब्द तत्सम है, क्योंकि हमारे यहाँ कृष्ण शब्द तत्सम के रूप में प्रख्यात है। एक शब्द होता है अर्ध तत्सम। अब हम कृष्ण को थोड़ा सा बदल देते हैं, किशन, किशन कर देते हैं, किशन। तो ये जो किशन है ये हो गया आपका अर्ध तत्सम। और यदि इसमें और थोड़ा बदलाव कर देंगे हम, तो इसको तद्भव बना देंगे, तो हम इसे कहेंगे कन्हैया, कन्हैया। ये कृष्ण जो है कन्हैया बन गया, देखे तद्भव में आके। अच्छा, देशी शब्द वो होते हैं, अब इनका आपस में संबंध समाप्त हो गया। तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव। देखिए, हिंदी भाषा बनी है
आपकी जो वैदिक भाषा थी, फिर संस्कृत भाषा आई, फिर प्राकृत आई, सौर सेनी आई। तो ये भाषा की बड़ी परंपरा शानदार चली है, उसके हिसाब से भाषा बनती आई है। और बाद में जब 1947 में हमने संविधान को अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम एक विशेष प्रकार की हिंदी को स्वीकार करेंगे, और वो हिंदी थी खड़ी हिंदी। और उस खड़ी हिंदी का जो स्रोत भाषा बनाया गया उससे संस्कृत बनाई गई। तो अब जो राजभाषा चल रही है उस राजभाषा को हमने संस्कृत से जोड़ा है। अनुच्छेद 351 के माध्यम से हमने इसको संस्कृत से जोड़ दिया है। तो अब जितने भी शब्द बनाए जा रहे हैं, विधि शब्दावली आयोग या वैज्ञानिक शब्दावली आयोग या प्रशासनिक शब्दावली आयोग के जो लोग हैं, जो विद्वान हैं, वो जो शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, वो सारे शब्द तत्सम शब्द के रूप में निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोग जो बोल रहे थे, हम जो लिखते पढ़ते हैं, उन सबको उन्होंने तत्सम से जोड़ा, यानी संस्कृत से जोड़ दिया है इसको। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संस्कृत के मूल विधियों को जाने। हालांकि हम संधि के रूप में, प्रत्यय के रूप में, उपसर्ग के रूप में संस्कृत की बहुत सारी विधियों को समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ जब तक आप शब्द प्रकार नहीं जानेंगे, क्योंकि ये शब्द कुछ कहेगा, देशी और विदेशी शब्द कुछ कहेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, जबकि उन सब की अपनी अपनी प्रकृति है। आप देखेंगे तत्सम की प्रकृति तत्सम जैसी है। तत्सम की प्रकृति कैसी है? तत्सम की प्रकृति संस्कृत जैसी है। तद्भव की जो प्रकृति, हालांकि अर्धतम शब्द बहुत ही कम है, लेकिन तद्भव की प्रकृति कैसी है? तद्भव बिल्कुल उसी मूल शब्द को थोड़ा बदल देता है तो तद्भव हो जाता है। और फिर देशी शब्द वो होते हैं जिसका मूल पता नहीं होता। हमारे देशी लोगों ने जिसे उत्पन्न किया है, हमारे गांव में, कस्बे में, लोगों में जो शब्द बनते जाते हैं, उन शब्दों को हम देशी शब्द कहते हैं। और विदेशी शब्द हैं, विदेशी शब्द वो हैं जो आपको पता है, बहुत पहले हमारे यहाँ बाहर के बहुत सारे शासक आए, कुछ तुर्क से आए, कुछ अरब से आए, कुछ एशिया माइनर से आए। तो वो लोग आके यहाँ पे शासन किया, तो उनकी जो भाषा है, उन भाषाओं का प्रभाव हमारे पर पड़ा। तो विदेशी भाषा के अंतर्गत हम उनके शब्दों को यहाँ पे देखते हैं। और हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिश्र हैं। मिश्र का मतलब वो मिले हुए हैं, हिंदी भी हैं, देशी भी हैं, संस्कृत भी हैं, फारसी के भी हैं, वो सब मिले हुए शब्द हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 शब्दों के मिश्रण से हमारी भाषा हिंदी बनी है। यदि आप चाहो कि शुद्ध संस्कृत का प्रयोग हिंदी में कर लो तो नहीं कर पाओगे आप, नहीं होगा। आप चाहो कि केवल देशी शब्द से काम चला लें तो नहीं होगा। आप चाहो कि विदेशी शब्दों से काम चला लें तो नहीं होगा। मैंने तो देखा है, यदि आप उर्दू भी बोलना चाहते हैं तो उर्दू बोलने में आपको तमाम सौर सेनी शब्दों को, देशी शब्दों को प्रयोग में लेना होता है, अरबी फारसी के शब्दों को लेना होता है, तब जाके उर्दू बोल पाते हैं। तो उर्दू असल में हिंदी से अलग है भी नहीं, वो हिंदी की एक शाखा है और यही विकसित हुई है, इसलिए उर्दू जो शब्द है, भाषा है, वो यही की है। ठीक है ना। सांप्रदायिकता के भाव के कारण इसे अलग एक नामकरण दिया गया है, लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू किया है। तो जितने फारसी कोई मौलवी साहब जानते थे, उससे कम फारसी हमारे यहाँ के पंडित नहीं जानते थे। वो भी बहुत विद्वान हुआ करते थे और फारसी, अरबी, संस्कृत सब जानते थे वो। तो अब तो परिपाटी अलग है। अब हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन की सुविधा नहीं है, अब हमें अपनी चीज़ को पढ़नी है। तो अपनी चीज़ के रूप में राजभाषा हिंदी जो प्रतिष्ठापित की गई है, उस हिंदी को हम ठीक से समझना हो तो हमें इन सारी शब्दों का बोध होना चाहिए। देशी शब्द जैसे क्या है? देशी शब्द देखिए क्या है। देशी शब्द है आपका हड़बड़, हड़ताल, है ना, बैंगन, लौकी, ऐसे शब्द वो देशी शब्द हैं। विदेशी शब्दों में क्या है? तो विदेशी में देखिए, विदेशी में अरबी आएंगे, अरबी शब्द आएंगे। इसकी पूरी सूची हमारे पास है। अरबी है,
फारसी हैं जो हिंदी में चलते हैं। हिंदी में चलने वाले जो अरबी फारसी के शब्द हैं, हमारे पास तुर्की के शब्द हैं, तुर्की के अलावा पुर्तगाली शब्द हैं, है ना, ये सारे जो हैं विदेशी शब्द हैं। और मिस्र में क्या होगा, मिस्र में आप देखेंगे राजमहल, ये देखो राजमहल, राज शब्द संस्कृत का है, महल शब्द अरबी का है। ऐसे ही रेलगाड़ी, ये देखिए रेल शब्द इंग्लिश का है और गाड़ी शब्द कैसा है, गाड़ी शब्द अपना देसी है। पाव रोटी, ये देखिए पाव रोटी, पाव रोटी शब्द कैसा है, पाव रोटी। अब रोटी शब्द देसी है और पाव शब्द कैसा है, पुर्तगाली है ना। तो आप देख रहे हो इनका मिश्रण हो रहा है। राज शब्द संस्कृत का है, महल शब्द अरबी का है, रेल शब्द RAIL रेल, रेल शब्द इंग्लिश का है, गाड़ी शब्द अपना देशी शब्द है, पाव शब्द, पाव जो है ये पुर्तगाली शब्द है और रोटी शब्द जो है देशी शब्द है। इस तरह से हम देखते हैं मिश्र शब्द हुआ करते हैं, मिश्र शब्द ऐसे होते हैं। जब तक कई बच्चे या लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पाठ्यक्रम में है आपके। यदि इसको पढ़ के आप पाठ्यक्रम में जाओगे तो आपको पाठ्यक्रम सरल लगेगा और आप ज्यादा नंबर लाओगे। और आपने ये पढ़ा ही नहीं है और ऊपर ऊपर शब्दों के बारे में शब्द शुद्धि कर रहे हो, या फिर आप वाक्य शुद्धि कर रहे हो, या फिर विलोम बना रहे हो, या फिर पर्याय लिख रहे हो, तो आप बार बार गलती करते जाओगे। इसलिए जिस भाषा का जो आधारभूत चीजें हैं उसको बिना जाने हम भाषा में घुसेंगे तो आधा अधूरा काम होगा। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी हमारे पाठ्यक्रम में तत्सम है, तद्भव नहीं है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या जा रहा, आधा घंटा यदि आप सुन लो, इसे समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, तो आपको इसका पूरा आधार पता चल जाएगा। आधार पता चलने के बाद आप आगे के जितने भी आपके पाठ्यक्रम में चीजें हैं वो पढ़ने में सुविधा रहेगी। तो मैं आज इन्हीं तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी की चर्चा करने जा रहा हूं। अब आइंदा जब कभी ऐसी कोई बात आएगी तब आप झट से समझ पाएंगे कि भाई हिंदी तो 6 प्रकार के शब्दों से बनी हुई है, और यदि हम उसको जानते हैं तो आप बढ़िया हिंदी जानते हैं। यदि आप इनको नहीं जानते हैं तो आप प्रामाणिक व्यक्ति और अच्छे नंबर वाले व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। इसलिए इसे जानना बहुत आवश्यक है कि 6 प्रकार की चीजों से हिंदी बनी हुई है, ठीक है ना। अब मैं अधिकतर जो चीज होती है वो होता है तत्सम और अर्ध तत्सम से संबंधित, सॉरी अर्ध तत्सम और तद्भव से संबंधित बातें ज्यादा होती है। तो मैं थोड़ा सा अर्ध तत्सम के तो बहुत सूची कम है, मैंने बहुत प्रयास किया, तो प्रयास करने के बाद मुझे अर्ध तत्सम की सूची मुश्किल से 15-20 शब्द मिल पाए। तो अर्ध तत्सम को हम निकाल देते हैं, 15-20 शब्द जो भी है वो कभी समय मिलेगा हम बता देंगे आपको। लेकिन तत्सम और तद्भव के बारे में बहुत विस्तृत प्रश्नावली हमारी बन के आती है और बहुत विस्तृत ज्ञान इसमें अपेक्षित होता है। तो देखिए बनता कैसे है, तत्सम वाला तद्भव कैसे बनता है, वो मैं आपको चाबी ही सौंप देता हूं खजाने की। आप चाबी ले लो और झट से उस खजाने को खोलो और तत्सम तद्भव का हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान प्राप्त कर लो। तो आइए मैं तद्भव तत्सम के बारे में एक विशेष चीज आपको बताने जा रहा हूं, उसको गौर से देखिए। देखिए तत्सम की जो सूची है ना, उसको मैं यहां ले रहा हूं और इसके ठीक समक्ष सामने मैं तद्भव की सूची लूंगा, है ना। और यहां पे मैं बताऊंगा कि किस नियम से ये शब्द बनते हैं। नियम, तत्सम तद्भव कैसे बनता है उसका पूरा नियम आपको यहां सामने आ जाएगा। चलिए मैं लेता हूं, जैसे देखिए हम लोग घी का सेवन करते हैं, ये देखिए घृत, हम दही का सेवन करते हैं दही, हम दुग्ध का सेवन करते हैं दुग्ध, है ना। हम कृषि कार्य करते हैं कृषि, हम खेत में काम करते हैं क्षेत्र, है ना।
हमारे यहाँ बहुत सारे महीने हैं, 12 महीने हैं। जैसे हमारे यहाँ चैत्र, वैशाख आदि 12 महीने हैं। उन सारे महीनों के नाम हम यदि लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाए, ज्येष्ठ। आप देख रहे हो ये सारे महीने हमने जो लिखे तत्सम वाले, संस्कृत वाले, ये शुद्ध मासों के नाम है। और इसका बाद में पता है आपको, इसका तो बन गया घी। हम लोगों ने क्या किया, घृत हमसे ज्यादा बोला नहीं गया, हमने घृत को घी कर दिया, तो घी जो है ये तद्भव हो गया। ऐसे दधी को हमने दही कर दिया, तो दही शब्द कैसा हो गया, ये तद्भव हो गया। दुग्ध को हमने दूध कर दिया, तब दूध जो है तद्भव है। कृषि को हमने खेती कर दी, क्षेत्र को हमने खेत कर दिया। चैत्र को हमने चैत किया। वैशाख को हमने क्या कर दिया, वैशाख कर दिया। वैशाख भी बोलते हैं, वैशाख भी बोलते हैं ना। और ज्येष्ठ को हम बोलेंगे जेठ। अब जेठ का दो अर्थ है। पति के भैया को हम जेठ कहते हैं, पति के बड़े भाई को क्या कहते हैं, जेठ। एक तो ये हो गया। और ये जो जेठ है ये मास का नाम है। तो शब्द अपने अर्थ बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये मैंने तत्सम लिया, ये हमने तद्भव लिया। इसी तरह से इसका नियम देखा जाए तो नियम क्या है, देखो नियम बड़ा सरल है। मैं थोड़े से नियम लिख देता हूं, उस नियम को याद कर लो आप, तो सारे तत्सम को तद्भव बनाने के नियम आपके हाथ में आ जाएंगे। तो देखिए नियम ये है कि नियम ये है कि जो तद्भव है, तद्भव को बताता हूं मैं। तद्भव में कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, त्र नहीं मिलेगा, ज्ञ नहीं मिलेगा, क्ष नहीं मिलेगा। जैसे पर्वत है, पर्वत जैसा, तो ये व के ऊपर जो रेफ है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से तद्भव में कभी भी आपको संयुक्ताक्षर नहीं मिलेगा। हम ऐसा नियम बना सकते हैं, संयुक्ताक्षर तद्भव में संयुक्ताक्षर नहीं मिलते, संयुक्ताक्षर नहीं मिलते। ये मोटे तौर पे इस नियम को ले सकते हो आप, नहीं मिलते। तो क्या मिलते हैं, तो आप देखेंगे तद्भव में आपको अधिकतर बार जो है ना, तद्भव में अधिकतर बार आपको चंद्रबिंदु मिलेगा, ड़ मिलेगा, ढ़ मिलेगा। ये तद्भव की पहचान है, ऐसा अक्षर आपको ये होता मिलेगा। यही कारण, यहां गौर करो आप, यही कारण है ये त्र जो है ना संयुक्ताक्षर नहीं मिलेगा। देखो ज्येष्ठ में संयुक्ताक्षर है, ज है, य है, श है, ठ है, यहां बन गया जेठ, संयुक्ताक्षर हट गया, ये तद्भव है। ऐसे ही देखिए संयुक्ताक्षर, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे आपको ब मिलेगा अक्षर, व जो है ना वो व प बन जाएगा, ये इसकी विशेषता है तद्भव की। तो देखिए वैशाख का जो व है वो ब बन गया, है ना। श जो है, एक चीज और है, तद्भव में आपको कभी भी श और श ये दोनों नहीं मिलेंगे। जो कट हो रहा है वो नहीं मिलेंगे आपको, जो कट नहीं हो रहा वो मिलेगा आपको, बार बार मिलेगा। श नहीं मिलेगा, क्री नहीं मिलेगा, त्र नहीं मिलेगा, ज्ञ नहीं मिलेगा, क्ष नहीं मिलेगा, है ना। इसी तरह से कभी भी आपको श्री नहीं मिलेगा, श्री संयुक्ताक्षर है ये, श्री नहीं मिलेगा आपको तद्भव में। तो ये बेसिक रूल है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि यदि ये सब नहीं है
तो मोस्ट लाइकली वो ज़्यादा संभावना है कि वो तद्भव शब्द होगा। और ये मोटा मोटी पहचान है। पहले तो कुछ बात आनी चाहिए, हमने पूरी बात पढ़ी नहीं, जानी नहीं, देखा नहीं, पहले हम फार्मूले पे आ गए तो ये फार्मूले काम नहीं आएंगे। पहले समझना होगा कि शब्दों का बहुत बड़ा जंजाल है, हमारे यहाँ लाखों शब्द हैं, उन लाखों शब्दों में कैसे तत्सम तद्भव पहचाना जाए, बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से ये रूल्स जो है ना, ये नियम जो है हमें काफ़ी सहायता कर देते हैं। तो हजारों शब्दों को यूं ही चुटकियों में पहचान लेते हैं। तो इसका और भी विस्तृत नियम है, मैं केवल इसको एक सामान्य एक जिज्ञासु छात्र की दृष्टि से इसको बता रहे हैं। इन सब का विस्तृत विवेचन जो है ना, हमारे एडवांस वाली जो क्लास है उसमें इन सब का विस्तृत विवेचन है, जो धीरे धीरे हम इसको जारी करेंगे और बताएंगे आपको। तो चलिए अब हम आते हैं इस चीज पे कि चैत्र का जो त्र था वो चैत बन गया, क्षेत्र का जो क्ष था संयुक्ताक्षर वो खेत बन गया, कृषि को खेती बताया, और दुग्ध में जो संयुक्ताक्षर वो दूध बन गया। देखो यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है। दधि में जो ध था वो ह बन के आ गया, है ना। घृत में जो घी में जो मात्रा है वो घी बन के बड़ी हो गई, त का लोप हो गया। इस तरह के प्रयोग हम तत्सम से तद्भव में देखते हैं। मैं इसकी अगली सूची ले रहा हूं। अगली सूची में देखिए ये क्या है। ज्येष्ठ तक देखा हमने, अब हम तत्सम में ले रहे हैं आषाढ़, है ना। हम आषाढ़ देखिए कैसे लिख रहे हैं, देखिए आषाढ़, हम लेंगे श्रावण, हम लेंगे भाद्रपद, हम लेंगे आश्विन, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक, अग्रहायण, अग्रहायण, और इसके बाद आने वाला जो महीना उसका नाम है पौष। फिर है माघ, माघ के बाद आने वाला महीना कौन सा है, फाल्गुन। तो महीनों का नाम लिया हमने, हमें सब कुछ पकड़ में आ गया। दिन का नाम लेंगे, महीने का नाम लेंगे, देवी देवताओं का नाम लेंगे, सारे तत्सम तद्भव आपको पकड़ में आ जाएंगे। बहुत सरल है ये। तो हम कभी भी बोलचाल में, है ना, बोलचाल में इनका प्रयोग नहीं करके, हम जिसका प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से अनौपचारिक भाषा में हम जिसे बोलते हैं, जैसे आप तद्भव में देखेंगे तो हम लोग इसे इस रूप में बोलते हैं। तो आषाढ़ को हम ऐसे बोलते हैं, आषाढ़। अब देखिए बिंदी आ गई, ढ के नीचे बिंदी आ गई, आषाढ़ हो गया, ये तद्भव हो गया। और वो जो आषाढ़ है वो परिष्कृत और शास्त्रीय जो क्लासिकल जो आषाढ़ है वो ये है, इसमें बिंदी बिंदी नहीं आएगी, आषाढ़ में बिंदी आएगी। ये बिंदी के बारे में तो पता नहीं, सारा मामला ही गड़बड़ है। पूरे हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे प्रकाशन, अच्छी अच्छी ग्रामर की किताबों में भी इस बिंदी के बारे में उनको बोध ही नहीं है लोगों को। तो मैं चाहता हूं बिंदी के बारे में स्पष्ट जान लें। यदि बिंदी लगा रहे हैं इसका मतलब ये तद्भव है, और यदि बिंदी नहीं लग रही है तो ये तत्सम है। बिंदी का कंसेप्ट जो है ना, मूल संस्कृत में है ही नहीं, कोई बिंदी नहीं होती है, और इस तरह से लिखा जाता है इसको। श्रावण जो है वो सावन के रूप में क्या है, तद्भव है। भाद्रपद जो है भादो के रूप में क्या है, तद्भव है। आश्विन जो है आसिन के रूप में क्या है, तद्भव है। कार्तिक को हम कार्तिक बोलते हैं, गांव में आप सुनेंगे लोग वह कार्तिक कह के और इस महीने का प्रयोग में लेते हैं। अग्रहण के लिए तो हमारे पास 2 महीने नाम है, अगहन, और इसी अग्रहायण का एक और नाम है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष नाम है इसी अगहन का। तो इसके लिए हमारे यहाँ प्रयोग में आता है मुंगसिर। अब देखेंगे गांव की जो हमारी जनता है वो मुंगसिर कह के अग्रहायण को प्रयोग में लेती है, जिसे मार्गशीर्ष कहा जाता है तत्सम में। पौष का जो तद्भव रूप है वो पूष है, पूष की रात बहुत ठंडी होती है, और फाल्गुन के लिए हम फागुन शब्द का प्रयोग करते हैं।
तो तत्सम तद्भव की बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है ना। इन सब के पीछे जो सिद्धांत है वो सिद्धांत को यदि ध्यान रख लें हम तो हम आराम से पकड़ सकते हैं कि ये अच्छा। इसके जो नियम और देखिए, तत्सम के बारे में नियम देखें यदि हम तत्सम में, तो तत्सम का नियम यह है कि तत्सम में कभी भी चंद्र बिंदु नहीं आएगा, तत्सम में कभी भी ड़ नहीं आएगा, तत्सम में कभी भी ढ नहीं आएगा। इस तरह से तत्सम की खास पहचान ही हो, तत्सम में कभी भी चंद्र बिंदु नहीं आएगा। हालांकि चंद्र बिंदु मूलतः संस्कृत की चीज है, लेकिन हिंदी भाषा में कहीं भी आपको चंद्र बिंदु नहीं आएगा। चंद्र बिंदु आएगा तो वो चंद्र बिंदु तद्भव के शब्द के पीछे लगेगा। तो ये कुछ पहचान है उसकी। तो तत्सम में ये चीजें नहीं होंगी। और क्या क्या होंगी? सारे संयुक्ताक्षर आपको इसमें दिखाई देंगे, स्र, त्र, प्र, ट्र, है ना, ज्ञ, क्ष, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे तत्सम में, ये सब मिलेंगे, संयुक्ताक्षर सब मिलेंगे। मोटे तौर पे ये रूल हैं इसके। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं तद्भव के बाद तद अर्ध तत्सम और फिर देशी और विदेशी। तो विदेशी शब्दों की लंबी चौड़ी श्रृंखला है, पर धीरे धीरे भारत सरकार ये तमाम विदेशी शब्दों को धीरे धीरे हमारी भाषा को परिष्कृत करती जा रही है। लेकिन भाषा को परिष्कृत करने के दो तरीके, एक तो जनता जनार्दन भाषा का प्रवाह लेके चल रही है और एक सरकार प्रवाह लेके चल रही, विद्वान लोग प्रवाह लेके चल रहे हैं। विद्वान लोग कृतियों की रचना कर देते हैं तो भाषा में स्थिरता आ जाती है। और जब तक हम जनता जनार्दन पे रहते तो जनता भाषा के प्रवाह को बदलती रहती है। और वास्तव में जनता जनार्दन का लोगों की जो भाषा है ना, वो भाषा ही असली भाषा है। शास्त्रीय भाषा तो पड़ी रह जाती है। जनता की जो प्रभावमयी भाषा है वही भाषा होती है। तो एक बार यदि आप इसको समझ सकें, जान सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आपका भाषा का प्रकार है, ऐसे लाखों शब्द हैं, इन सबको हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे बनते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हिंदी को बनाने वाली जो चीज़ है ना, वो तत्सम है, अर्धतत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है, मिश्र शब्द हैं। इस तरह से शब्द बनते हैं, है ना। तो अब इसमें हमारे पास पूरी सूची हमें लेनी होगी। अरबी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द। अब ये जो शब्द वाला जो प्रक्रम है ये बड़ा टेढ़ा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, जैसे अब मैं प्रश्न लूं, चम्मच शब्द कैसा है? चम्मच ये कैसा है? ये क्या तत्सम है, अर्धतत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है, मिश्र है? तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप बता नहीं पाओगे। तो इसकी एक सूची तैयार करनी होगी आपको। मैं केवल विषय प्रवेश हो रहा है, केवल हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बता पा रहे। अभी हमने बताया पाव रोटी में पाव जो है ये पुर्तगाली शब्द है, और ये कौन बनेगा करोड़पति का प्रश्न है। ये करोड़ों रुपए का प्रश्न है। पाव रोटी का जो पाव है ना, ये पुर्तगाली है, इस पे करोड़ों रुपए लुट गए। पूछा गया था कौन बनेगा करोड़पति में, और आज हम इसको करोड़पति का प्रश्न बना सकते। चम्मच को बताओ ये कैसा शब्द है? चम्मच। तो आप देखेंगे ये जो शब्द है ना चम्मच, ये चम्मच शब्द तुर्की का शब्द है। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हम रोज बातें करते हैं, देखते हैं। हलवा शब्द है, हलवा हम रोज खाते हैं। आजकल क्या है कि सर्दी पड़ रही है तो हलवा का सेवन आप करते होंगे। हलवा शब्द कैसा है? तो हलवा शब्द आपका ये फारसी का शब्द है ना। तो ये बड़ा रोचक है। इस रोचक कथा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये सबके लिए मैंने एक कोशिश की। देखिए हमारे पास खूब समय है, हमारे पास खूब सारी प्रतिभा है, दिमाग है,
हमारे पास का मतलब केवल मेरे पास नहीं, आपके पास भी है। और हम अपनी योजना सही बना लें तो भाषा को बढ़िया से सीख सकते हैं, पहली बार में ही परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि हमने खुद को एक अदना सा छोटा सा व्यक्ति समझ लिया, अपने मस्तिष्क की कैपेसिटी को छोटा कर लिया, तो फिर आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। आप बड़ा कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, कई भाषाएं जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनको संस्कार ऐसे दिए जाते हैं। क्यों किसी संस्कार संपन्न घर का छोटा बच्चा शुद्धता के साथ 3-4 भाषाओं को बढ़िया से जान लेता है, और क्यों किसी ऐसे घर का बच्चा जिसे संस्कार नहीं दिया जाता है, क्यों वो स्थानीय भाषा में ही दब के रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो कैपेसिटी सब में है, प्रतिभा सब में है, ये संस्कारों की बात है। यदि आप बच्चों को संस्कार देंगे, और बच्चों को क्या संस्कार देना, पहले आप संस्कार लीजिए। आप पहले हिंदी का संस्कार लीजिए, यदि हिंदी में प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है, इन सारी चीज़ों को सीखिए। मुश्किल से आपके 24 घंटे में से 2-2 घंटे आपको रोज देना है, 1-1 घंटे रोज देने हैं, और आप पाएंगे कि 15-20 दिन में आप तो जिंदगी भर के लिए आप अच्छी भाषा सीख गए। भाषा संस्थान से जुड़े रहिए, निखारिए खुद को, बनिए, आइए पहले स्थान पे। आज इसी संदर्भ के साथ मैं स्वयं को विरमित कर रहा हूं। मैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी बात लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।